बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 का आगाज करेंगे जिसका नाम है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे। वन इज कॉल्ड एज द बैक्टीरिया, अनदर वन इज कॉल्ड एज द वायरसेस। हाँ, वायरसेस को हम लोग बॉर्डर लाइन पे मान रहे होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो आए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने न्यू चैप्टर का। तो क्लास चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास नाम है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट वाले पोर्शन के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे बैक्टीरिया को और इसके बाद जैसे बैक्टीरिया एंड होगा तो हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे वायरसेस को। तो आइए हम लोग सबसे पहले बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। तो हम लोग बैक्टीरिया की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, यानी कि बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। अब बैकग्राउंड के बारे में हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर या प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी स्टडी किया था कि क्लासिफिकेशन के दो बड़े सिस्टम है। वन इज कॉल्ड एज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अदर वन इज कॉल्ड एज द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दी थी? एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। और हमारे पास 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किसने दी थी? कार्ल वुश ने दी थी। अगर मैं रॉबर्ट विटेकर के सिस्टम की बात करूं तो इसने क्या किया था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे सारे के सारे जानदारों को 5 बड़े किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया था, जिनमें से आगे पास किंगडम मोनरा था, किंगडम प्लांटिया था, किंगडम एनिमेलिया था, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्रोटिस्टा। अगर मैं रॉबर्ट विटेकर के प्रपोज किए हुए पांचों के पांचों किंगडम्स को देखता हूं तो इनमें जो पहले वाला किंगडम है किंगडम मोनरा, इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं? प्रोकैरियोट। और बाकी जो चारों के चारों किंगडम होते हैं उसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं? यूकैरियोट। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज द प्रोकैरियोट एंड व्हाट इज द यूकैरियोट, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वो सारे के सारे जानदार जो न्यूक्लियस के इवॉल्व होने से पहले मौजूद है, इट इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट। और यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है इट इज कॉल्ड एज द यूकैरियोट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर या प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इस चीज का तस्करा किया था कि फॉर एग्जांपल दिस इज द एनिमल सेल और एनिमल सेल के सेंट्रल पार्ट के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है, इसे हम लोग क्रोमाटिन या क्रोमोसोम भी कह रहे होते हैं। तो याद रखना, ऐसा सेल जिसके अंदर पाए जाने वाला क्रोमाटिन मटेरियल या आगे पास क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल को बाउंड करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियर इनवेलप होती है, दिस सेल इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक सेल। और जिसके अंदर ये बाउंड करने वाली मेम्ब्रेन नहीं होती इट इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोग जब बैक्टीरिया को स्टडी करें तो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम लोग वहां पे देखेंगे इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल सब मर्ज हुआ होता है, बाउंड करने वाली न्यूक्लियर इनवेलप नहीं होती। तो जिनके अंदर न्यूक्लियर इनवेलप नहीं होगी इट इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट, और जिनके अंदर मौजूद होगी इट इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इन चारों के चारों किंगडम के अंदर क्या होते हैं? यूकैरियोट्स पाए जाते हैं और मोनरा के अंदर क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोट्स भी दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द आर्किबैक्टीरिया एंड अदर वन इज कॉल्ड एज द बैक्टीरिया। और दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अब इसी डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए कार्ल वुश ने क्या किया था? इसको मजीद क्लासिफाई किया था और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन का सिस्टम प्रपोज किया था। अब 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के अंदर उसने 3 डोमेन बनाए थे। वन इज कॉल्ड एज द डोमेन आर्किया, अदर वन इज कॉल्ड द डोमेन बैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज द डोमेन यूकैरिया। यानी कि इसने क्या किया था? प्रोकैरियोट्स को 2 डोमेन के अंदर या 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया और अलग-अलग आगे पास उनके डोमेन बनाए और जितने भी यूकैरियोट्स उन सबको मिला के एक डोमेन बना दिया व्हिच इज कॉल्ड द डोमेन यूकैरिया। तो अगर मैं बैकग्राउंड के लिहाज से या हिस्ट्री के लिहाज से बैक्टीरिया की पोजीशन की बात करूं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया कहां पे आगे पास मौजूद था? किंगडम मोनरा के अंदर। और कार्ल वुश के अंदर आगे कार्ल वुश के जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वहां पे इसके आगे पास पोजीशन क्या थी? डोमेन बैक्टीरिया के अंदर मौजूद था। तो आगे बढ़ते हैं आगे पास अगले टॉपिक यानी व्हिच इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। यानी कि हम लोगों ने बैकग्राउंड को तो देख लिया, अब हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के आगे पास बात करते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज होती है आगे पास? सबसे पहले अगर बात करूं तो ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर यानी कि सेल। तो ऐसे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं दिस इज कॉल्ड एज द यूनिसेलुलर। क्योंकि आगे पास ये एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं इसलिए इनके पास बहुत सिंपल सी क्या होती है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है।
इसके अलावा अभी हम लोगों ने तस्करा किया कि क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया, तो जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी आगे पास बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होते। तो आगे हम लोग बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे सेल वॉल को। सेल वॉल क्या होता है? इट इज द रिजिड स्ट्रक्चर अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है? एक रिजिड सी वॉल होती है, कहां पे? अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जितना भी आगे पास सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म को बाउंड करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है इट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे भी एक वॉल पाई जाती है विच इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। हम लोगों ने आगे पास, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी इस चीज को पढ़ा होगा कि सेल वॉल प्लांट के अंदर भी पाई जाती है, फंजाई के अंदर भी पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर भी पाई जाती है, एल्गी के अंदर भी पाई जाती है। तो जितनी भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसके बाहर की जानिब जो वॉल पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो लेयर पाई जाती है, इट इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल। और इसके आगे पर नेचर क्या होती है? बहुत ज्यादा रिजिड होती है, यानी कि आगे पर बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये हार्ड स्ट्रक्चर की बदौलत ये क्या करता है? सेल की शेप चेंज होने नहीं दे रहा होता। अगर मैं इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करूं तो इसके केमिकल कंपोजिशन के अंदर क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? हम लोग म्यूरिन भी कह रहे होते हैं। और इसमें साथ क्या होता है? थोड़ी सी अमाउंट के अंदर आगे पास लिपिड भी मौजूद होती है। तो अगर मैं आगे पास बात करता हूं व्हाट इज द पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन ना जरा होगा, दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पेप्टाइड यानी कि पेप्टाइड हम लोग कह रहे होते हैं अमाइनो एसिड्स के आगे पर जो चेन होती है छोटी, दिस इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। और हमारे पास ग्लाइकेन हम लोग कह रहे होते हैं पॉलीसेकेराइड को। तो ये किस किस चीजों से मिलकर बना होता है? एक इसके पास होती है पेप्टाइड फ्रेगमेंट और दूसरे इसके पास क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो व्हाट इज द पेप्टाइडोग्लाइकेन? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलीसेकेराइड एंड द पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। तो होता क्या है? पॉलीसेकेराइड की एक लॉन्ग चेन होती है जिसके साथ क्या होता है? पेप्टाइड फ्रेगमेंट क्रॉस लिंक होते हैं। क्रॉस लिंकेज यानी कि आपके पास यू इरेगुलर पैटर्न के अंदर लिंकेज होती है। अगर मैं डायग्राम के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूं तो आपको ये जो रेड कलर के नजर आ रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोजन यानी कि पॉलीसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स है। तो इनके साथ क्या है? ये अमाइनो एसिड्स की छोटी छोटी चेन्स लगी हुई है विच इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। तो आप लोग इसके अरेंजमेंट भी देख लोगे, क्या होती है? क्रॉस लिंकेज होती है, आगे पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है लिंकेज के दौरान। एंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकेन यानी कि पॉलीसेकेराइड एंड द पेप्टाइड फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइडोग्लाइकेन। और पेप्टाइडोग्लाइकेन का दूसरा नाम क्या होता है? म्यूरिन हम लोग कह रहे होते हैं। और सेल वॉल के अंदर क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ बहुत आगे पास अमाउंट के अंदर क्या होती है? लिपिड भी मौजूद होती है। तो आल्सो कंटेन लिपिड लिंक टू द म्यूरिन। तो म्यूरिन के साथ आगे पास लिंकेज बनाया होता है किसने? लिपिड ने भी बनाया होता है। अब अगर मैं सेल वॉल के लिहाज से बात करूं तो सेल वॉल के बारे में याद रखना, ये हर एक बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती। कुछ ऐसा ग्रुप भी होता है बैक्टीरिया का जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल के तौर पर माइकोप्लाज्मा। तो हमारे पास सेल वॉल मौजूद हो भी सकती है, मौजूद नहीं भी हो सकती। अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो नेचर वाइज भी हम लोग करते हैं सेल वॉल के लिहाज से दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं बैक्टीरिया को। वन इज कॉल्ड एज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अदर वन इज कॉल्ड एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हकीकत में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था सर हैंस क्रिश्चियन। इसने क्या किया था? स्टेनिंग का प्रोसेस किया था। स्टेनिंग हम लोग कह रहे होते हैं किसी भी आगे पास कलरलेस चीज को देखने के लिए कोई कलर प्रोवाइड करने की चीज को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? स्टेनिंग कह रहे होते हैं। तो इसने क्या किया? आगे पास स्टेनिंग की और स्टेनिंग के अंदर उसने आगे पास दोनों को यानी कि बैक्टीरिया का एक क्लस्टर लिया जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की स्पीशीज मौजूद थी बैक्टीरिया की। उसने क्या किया? सारे के सारे बैक्टीरिया को स्टेन दे दिया। अब वो स्टेनिंग ऐसी थी कि लास्ट पे क्या बनेगा? एक आगे पास प्रोडक्ट बनेगा विच इज कॉल्ड एज सीवी क्रिस्टल। और इस क्रिस्टल के अगर हम बात करें, इस क्रिस्टल का जो कलर होता है वो आगे पास होता है पर्पल कलर, या कुछ बुक इसको वायोलेट कलर भी लिख रही होती है। अब वो सारे के सारे बैक्टीरिया जो क्या कर रहे होते हैं? ये वाला क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर बना लेते हैं यानी कि अटेन कर रहे होते हैं। तो उनका आगे पास कलर हमें कैसा नजर आ रहा होता है? पर्पल या वायोलेट। तो वो सारे के सारे बैक्टीरिया जो स्टेनिंग के प्रोसेस के बाद हमें आगे पास पर्पल कलर के नजर आ रहे होते हैं, वायलेट कलर के नजर आ रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो ये वाले आगे पास स्टेनिंग नहीं रख रहे होते, दिस इज कॉल्ड एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हकीकत में वो एक और नया कंपाउंड बनाते हैं जिसकी वजह से वो पिंक कलर के हमें नजर आ रहे होते हैं। तो स्टेनिंग के बाद जो पर्पल कलर के नजर आए, दिस इज कॉल्ड एज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया।
और जो हमें पिंक कलर के नजर आ रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ऐसा क्यों हुआ, यानी कि जैसे इसने स्टेनिंग की उसके बाद जो हेंस क्रिश्चियन है वो बहुत परेशान हुआ कि आखिर ऐसी ही क्या रीजन थी कि कुछ बैक्टीरिया का कलर मुझे पर्पल नजर आ रहा है, कुछ बैक्टीरिया का कलर मुझे क्या आ रहा होता है, पिंक नजर आ रहा होता है। अब इस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या किया, सेल जो बैक्टीरिया थे उसके सेल वॉल की कंपोजिशन को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे उसने स्टडी की तो उसको बहुत सारी चेंजिंग मिली दोनों की सेल वॉल के अंदर। तो आइए हम लोग वन बाय वन पॉइंट्स की शक्ल में इसको देखते हैं, क्योंकि डिफरेंस के अंदर पूछा जाता है। तो डिफरेंस जब भी पूछा जाता है आप लोगों ने उसको टेबल बना के लिखना होता है। तो हमारे लिए वैसे भी आसान होता है, हम लोग टेबल की शक्ल में इसको याद कर लें, क्योंकि आपकी बुक में पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ तो पैराग्राफ की शक्ल में याद करना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट मालूम हो रहा होता है। तो हमारे पास है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो पहला डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होंगे इनका जो कलर होगा वो क्या होगा, पर्पल होगा या वायलेट होगा। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसके आगे पास कलर क्या होगा, पिंक इन कलर। अगला पॉइंट उसने यहाँ के पास रीजन क्या होती है, वो कहते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है उसकी कंपोजिशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्या फर्क होता है, ठीक पेप्टाइडोग्लाइकन होती है किसके अंदर, ग्राम पॉजिटिव के अंदर, और ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होती है, थिन पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। आइए हम लोग इसको कुछ स्ट्रक्चर के जरिए पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग इसके सेल वॉल का कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं जो हमें दोनों के अंदर पढ़ने में हमें आसानी होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ बैक्टीरिया की, तो दिस इज द बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इसके इनर साइड पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को बाउंड करने वाली ये क्या होती है आगे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कह रहे होते हैं। तो हमारे पास ये दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे जो वॉल पाई जाती है इट इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर मेन जो आगे पास कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। तो हमारे पास ये चेन नजर आ रही होती है किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द पेप्टाइडोग्लाइकन। और ये पेप्टाइडोग्लाइकन यानी कि जो सेल वॉल है इसके दरमियान और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान एक हमें छोटी सी स्पेस नजर आ रही होती है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो हमारे पास दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द, तो हमारे पास दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेप्टाइडोग्लाइकन, इनके दरमियान में क्या होती है आगे पास एक मेम्ब्रेन, एक स्पेस होती है व्हिच इज कॉल्ड एज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो कहते हैं जो आगे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उनके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर होती है क्या होती है, बहुत सारी थिक होती है, और इतनी थिक होते हैं कि उसके आगे पास क्वांटिटी कितनी होती है, इट कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द सेल वॉल। तो आगे पास ये क्या होता है, 50% कंस्टिट्यूट कर रही होती है, और बहुत ज्यादा थिक आगे पास पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। लेकिन जितने भी हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर होती है क्या होती है, बहुत सारी थिन होती है, और इसके आगे पास क्वांटिटी कितनी होती है, इट इज द 10% कंस्टिट्यूट। तो कितनी कंस्टिट्यूट कर रही होती है, 10%। इसके पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर क्या होती है, बहुत सारी आगे पास थिन हो रही होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा होगा। आगे हम लोग बात करते हैं लिपिड के कंटेंट की। तो याद रखना आगे पास जो लिपिड का कंटेंट होता है वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू द ग्राम नेगेटिव, यानी कि ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपिड का कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। और कितना होता है आगे पास, ग्राम पॉजिटिव के अंदर होता है 1 to 4%, और आगे पास लिपिड के अंदर होता है 11 to 12%। अगला डिफरेंस आता है लैक आउटर मेम्ब्रेन, एंड आगे पास ग्राम नेगेटिव हैज आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड एंड लिपोप्रोटीन। होता क्या है आउटर मेम्ब्रेन, अभी हम लोगों ने जितना आगे पास इंफॉर्मेशन लिया उसके मुताबिक क्या था स्ट्रक्चर के लिहाज से, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस, उसके आगे पास आउटर साइड पे एक वॉल पाई जाती है व्हिच इज कॉल्ड एज द सेल वॉल, जो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इन पेप्टाइडोग्लाइकन के बाहर भी एक लेयर पाई जाती है व्हिच इज कॉल्ड एज द आउटर मेम्ब्रेन, और वो किससे मिलकर बनी होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड या आगे पर लिपोप्रोटीन, जिसे कुछ लोग लाइपोप्रोटीन भी पा रहे होते हैं। तो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन के बाहर एक लेयर होती है व्हिच इज द लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। अब चूंकि होता क्या है कि इनके अंदर एक लेयर पाई जाती है व्हिच इज द आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होता है, लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड होती है, इसलिए इसके अंदर लिपिड का कंटेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोगों ने 3 डिफरेंस बल्कि 4 डिफरेंस पढ़े कि इसका कलर क्या होता है, पर्पल, इसका क्या होता है, पिंक, इसके अंदर आगे पास पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर क्या होती है, ठीक, इसके अंदर क्या होती है, थिन, इसके अंदर लिपिड का कंटेंट क्या होता है, कम, इसके अंदर लिपिड का कंटेंट क्या होता है,
ज्यादा। इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। आगे हम लोग जिक्र करते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस का। तो याद रखना इसके अंदर चूंकि पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से इनकी जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर आगे पास थिन सी होती है, इसकी वजह से स्पेस क्या होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। आगे हम लोग 5वें पॉइंट में बात करते हैं कि आगे पास टॉक्सिसिटी या रेजिस्टिविटी की। तो याद रखते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, दे आर लेस रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक एंड लेस टॉक्सिसिटी, बट gram negative bacteria more resistance to the antibiotic and more toxicity। हमारे पास एंटीबायोटिक क्या होती है, ऐसी मेडिसिन या ऐसी ड्रग्स होती है जिसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो हमारे पास बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब बैक्टीरिया को किल करती है तो बैक्टीरिया अपने तहफ्फुज के लिए क्या करता है, उससे रिकवर कर रहा होता है, यानी कि उसको रेजिस्ट कर रहा होता है। उसको ये रेजिस्ट करने की आपके पास एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। अब चूंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लिपोपॉलीसेकेराइड एंड लिपोप्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके पास रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा नहीं होती। जब रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा नहीं होगी, जल्दी आगे पास डेथ हो जाएगी, तो आगे पास इनकी टॉक्सिसिटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ ग्राम नेगेटिव की, तो ग्राम नेगेटिव में चूंकि आउटर मेम्ब्रेन होती है जो क्या कार्य होती है, इनको रेजिस्ट कर रही होती है एंटीबायोटिक से, तो इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है, और इनके आगे पास टॉक्सिसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और लास्ट पे एक छोटी सी लाइन लिख रहा है कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल हम लोग क्या होते हैं, कवरिंग को। तो होता क्या है, हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें बैक्टीरिया के अंदर, सबसे पहले होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, सेल वॉल। कुछ आगे पास बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल के बाहर भी एक और लेयर पाई जाती है, विच इज कॉल्ड एज द कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है, इट इज द लेयर ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स which is present outer to the cell wall। तो सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर पाई जाती है, which is called as the कैप्सूल। और कैप्सूल किससे मिलकर बना होता है, आगे पास पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। और इसके आगे पास फंक्शन क्या होता है, नेचर क्या होता है, स्टिकी इन नेचर। तो इसके आगे पास नेचर क्या होती है, आगे पास कंबाइनिंग करने वाली, यानी कि आगे पास चिपकने वाली इसकी क्या होती है, नेचर होती है। और ये क्या कर रहा होता है, बैक्टीरिया को कॉलोनीज बनाने के लिए, बैक्टीरिया को किसी भी चीज पे अटैचमेंट देने के लिए रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का आगाज किया। और चैप्टर नंबर 2 के आगाज करने में हम लोगों ने बैक्टीरिया और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल को तफसील से स्टडी किया। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।